नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की चुनाव की बिगुल बज चुकी है और चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अभी मैं मौजूद हूँ चुनाव कार्यालय दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के ऑफिस में, और मेरे साथ हैं मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी, चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाला जी, शिव कुमार जी, अंशुल जी और विशेष सहयोगी भारत भूषण गुप्ता जी। आइए इन सभी से बात करते हैं कि करके क्या बता रहे हैं चुनाव प्रक्रिया के बारे में और चुनाव की तिथि क्या डिसाइड की गई है। दोस्तों, सामने जो चेहरा देख रहे हैं ये भारत भूषण जी हैं, अंशुल गोयल जी, राजेश अग्रवाला जी, मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी और शिव कुमार जी। आइए पहले बात करते हैं भारत भूषण जी से। भारत भूषण जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। प्रदीप जी के साथ आप विशिष्ट सहयोगी के रूप में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का अनुभव आप शेयर करेंगे? धन्यवाद रंजन जी। मैं एएनएस मीडिया ग्रुप के सभी श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के त्रिवार्षिक चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए श्री प्रदीप जिंदल जी को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने मुझे विशिष्ट सहयोगी के रूप में मेरी सेवाएं लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे उनके साथ कार्य करने का अवसर प्रदान हो रहा है, उसकी मुझे प्रसन्नता है। हमारी चुनाव समिति चुनाव को सरल रूप से कराने के लिए और विधिवत रूप से कराने के लिए वचनबद्ध है, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है और मुझे पूर्ण आशा है कि ये चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से भाईचारे के रूप में संपन्न होंगे। धन्यवाद। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसी कड़ी में अंशुल गोयल जी से। अंशुल गोयल जी, जैसे कि दोस्तों पता है, पिछले बार भी सह चुनाव अधिकारी थे, इस साल भी सह चुनाव अधिकारी हैं। पिछले साल के अनुभव को और इस साल के अनुभव के बारे में क्या कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है सर, क्या कहेंगे? नमस्कार रंजन जी। मैं बड़ा खुश नसीब समझूंगा अपने आप को जो मुझे ये दोबारा मौका दिया गया। प्रदीप अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव की आज हमने डेट्स घोषित कर दी गई हैं। ये मीटिंग हमने इसलिए रखी थी और आपको इसलिए इनवाइट किया था हमने। और चुनाव जैसा पिछले बार हुआ था, आशा है उससे भी बहुत अच्छे तरीके से इस बार संपन्न कराएंगे। धन्यवाद सर। आइए दोस्तों, जिस चीज़ को आप इंतज़ार कर रहे थे, जो चीज़ आप सुनना चाह रहे थे, वो चीज़ मैं सुनना चाह रहा हूँ राजेश अग्रवाला जी से। सर, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई, चुनाव कब करा रहे हैं? रंजन जी, एएनएस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग की चुनाव समिति और चुनाव के इलेक्शन को कवर कर रही है। आपके सभी श्रोताओं, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव के फॉर्म 26 जुलाई और 27 जुलाई को ऑफिस कार्यालय से, चुनाव कार्यालय से लिए जा सकते हैं। हम अंतिम लिस्ट चुनाव की जो प्रत्याशी होंगे उनकी 10 अगस्त को हम प्रकाशित कर देंगे और इलेक्शन हम गुप्त मतदान के द्वारा 24 अगस्त को कराएंगे, जो कि चुनाव कार्यालय, हमारी ऑफिस कार्यालय में होगा। हमें आप लोगों का सबका धन्यवाद। और पूरे बाज़ार के अंदर शांतिपूर्वक मतदान कराने का हम बहुत बहुत पूरा ध्यान रखेंगे। और प्रदीप जी की एक्सपीरियंस और काबिलियत के आगे सब चीज़ें बहुत बढ़िया ही हुई है, आगे भी और आज भी बहुत बढ़िया होगी और भविष्य में भी चांद सितारे लायक होगी। धन्यवाद। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में बात करते हैं शिव कुमार जी से, और क्या बता रहे हैं चुनाव के बारे में। और पिछले बार दोस्तों शिव कुमार जी कोर कमेटी में थे और इस बार प्रमोशन पा कर के ये जो है सह चुनाव अधिकारी कहें या चुनाव अधिकारी कहें, काम करेंगे प्रदीप जी के साथ। शिव कुमार जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार जो चुनाव होगा, जैसा कि सर ने बताया कि 24 अगस्त को चुनाव, वोटिंग और परिणाम सारी चीज़ें जो है उसी दिन होगी, लेकिन इस बार एक नया चीज़ जो है आपने सर्कुलर दिया है, उसमें टाइमिंग हटा दी गई है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ऐसा है रंजन भाई, सबसे पहले धन्यवाद हमारे प्रदीप जी को, जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, जिन्होंने मुझे इस बार मौका दिया। और जो उनकी छवि पिछली बार निष्पक्ष, ईमानदार और जुझारू चुनाव अधिकारी के रूप में पूरे बाजार में प्रस्तुत हुई, वो 100% इस बार बरकरार रहेगी और हम उसमें और अधिक 4 चांद लगाने की चेष्टा करेंगे। दूसरी बात, अब हमने टाइमिंग के लिए इस बार ये सोचा, क्योंकि
हमारे पास बहुत टाइम बचता है बीच में, और दिन में लंच टाइम में हमारे पास ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट्स मतदान के लिए नहीं आते। तो इस वजह से हमने सोचा कि इस बार थोड़ा कम किया जाए, और बाकी मुख्य फैसला हमारे चुनाव अधिकारी प्रदीप जी अब जो भी बाद में करेंगे वो फाइनल हो जाएगा। और दूसरी बात, जो प्रक्रिया हम इस बार अपना रहे हैं, हमारे प्रदीप जी ने इसमें से प्रस्तावक, समर्थक सब हटाकर और सेल्फ डिक्लेरेशन का जो नया परफॉर्मा तैयार किया है, वो अपने आप में सभी लोगों को, मेरे को पूरी उम्मीद है कि पसंद आएगा। हर व्यक्ति को ये लगेगा कि चुनाव बिल्कुल सुचारू रूप से और त्रुटि रहित होगा। ये हमारी 100% हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, जिनकी बातें आप सुनना चाह रहे थे, उनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी। प्रदीप जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजन जी। आपके एएनएस मीडिया के थ्रू जो आप समय समय पे अवगत कराते हैं पूरे नए विचार को, नए विचार के एसोसिएशन से संस्था के सदस्यों को, और जो जिससे आप ये पूरा एज ए मीडिया का काम परफेक्ट काम करते हैं, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, पहला क्वेश्चन आपसे, चुनाव की तिथि आ गई है और पिछले बार के अनुभव और इस बार के अनुभव के बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार आप कितना कंफर्टेबल हैं पिछले बार के मुकाबले, और इस बार नया क्या कुछ देने जा रहे हैं अपने मतदाताओं को और नया बाज़ार के जो व्यापारी बंधु हैं उनको? ऐसा जी, हर आदमी को जब पहली बार होता है तो चैलेंजेस आते हैं, एक्सपीरियंस आता है। तो ये मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि 2021 से मेरे को बहुत कटु अनुभव हुए, काफ़ी एक्सपीरियंस आया। तो उसके बिहाफ पे हमने 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो हमारे को कराने में बहुत सुविधा हो रही है, और हम सिस्टमेटिकली करा पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो लास्ट टाइम मैंने ये फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करने के लिए उसमें खुद ही एफिडेविट मंगवाए थे, जितने भी संस्था के सदस्य हैं उनमें कितने पार्टनर हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, ताकि एक आदमी तक लिमिट ना रह करके कोई भी डायरेक्टर आ जाए या कोई भी संस्था का साझेदार आ जाए, वो आकर के चुनाव डाल सकता है। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल नई चालू करी गई थी। ऑल्दो इस बार ये एक्सपीरियंस मिला कि ये जो काम है बेसिकली संस्था का काम है, और मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है 6 मई 2024 को इनकी कार्यकारिणी ने इन्होंने ये पास कराया कि भाई ये अब की बार कार्ड ये बनवाएंगे, ये सब बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चुनाव अधिकारी को उसकी एक्नॉलेजमेंट दे देंगे। 10 जुलाई की आपकी नियुक्ति हुई थी, मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में आपने पदभार संभाला था, और 24 अगस्त को आप चुनाव करा रहे हैं। आपके पास सारी चीज़ें जो संस्था के द्वारा मुहैया कराई जानी थी वो हो चुकी। क्या आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव में आप देरी करा रहे हैं? रही बात जल्दी देर की, उस लास्ट टाइम के बीच में इस टाइम छुट्टियां नहीं आई थी, इस बार 5 छुट्टियां आ गई, और दूसरा 31 जुलाई तक इस बार ITR जानी है सबकी, 2 अगस्त तक कावड़ सेवा चलनी है, उसके बाद ये रक्षाबंधन आ जाएगा, और हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व 15 अगस्त आ जाएगा। तो छुट्टियां बहुत हैं। तो अगर मैं 5 दिन पहले भी भाग दौड़ करके करा भी लूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 5 दिन के बचाने के लिए भाग दौड़ करके लोगों को अनकंफर्टेबल ना दे करके मैं चाहता हूं कि भाई जितनी भी मेरे से जुड़े हुए और संस्था के सदस्य हैं वो थोड़ा सा ये सब एंजॉय करें, 15 अगस्त और ये रक्षाबंधन, उसके बाद कंफर्टेबल उसको 24 अगस्त को वोट डालें। सर, एक मार्केट में ऐसी अफवाह है या सच्चाई है, इस पर आपका विचार मैं लेना चाहूँगा कि जो चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कार्ड आपको प्राप्त हुए हैं, संस्था द्वारा मुहैया कराई गई है, उस पर जो वर्तमान प्रधान, महामंत्री और कोषाध्यक्ष हैं उनके साइन हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा जी, जब ये कार्ड बने हैं और ये बटे हैं, ये उनके कार्यकाल में ही बटे हैं, इससे चुनाव अधिकारी का कोई लेना देना नहीं। चुनाव अधिकारी को तो कार्ड एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन है जो मूल मतदाता कार्ड है, वो आइडेंटिफाई करता है कि ये आदमी जेन्युइन है। उसके अलावा एसोसिएशन ने उसकी फ़ोटो भी ले रखी है कि ये प्रोप्राइटर है या ये पार्टनर्स हैं या ये डायरेक्टर्स हैं, उसको मैच करेंगे, मैच करके हम बैलेट पेपर दे देंगे। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इस बार चुनाव को आपने काफ़ी आसान बना दिया है। कोई भी उम्मीदवार जो संस्था का मेंबर है वो चुनाव लड़ सकता है, उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा क्यों आपने किया?
देखिए जी, मैं तो हर बार ये डिमांड आती थी कि भाई सरल से सरल की चुनाव किया जाए, प्रक्रिया को भी सरल से सरल किया जाए। तो लास्ट टाइम मैंने ये फेस किया कि जो प्रस्तावक थे और जो समर्थक थे, उनको कहीं ना कहीं कई वजहों से उनको थोड़ा सा समस्या होती थी और हमें भी परेशानी होती थी ये फॉर्म चेक करना कि एक आदमी दूसरे जगह तो नहीं बन गया, और अननेसेसरी एक डिस्प्यूट क्रिएट होता था कि फार्म रिजेक्ट करो। इसलिए हमने प्रस्तावक और जो समर्थक की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म करी, क्योंकि 626 जो सदस्य हैं, जिसमें 625 आदमियों के वैलिड हमारे पास कार्ड आ गए हैं, और इसमें जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो इन्हीं 625 में से प्रत्याशी है, और 3 साल से ऊपर का कम से कम सदस्य होना चाहिए। तो ये संस्था के लिए और हमारे लिए वेल नोन है। हमारे लिए कोई आउटसाइडर होता तो हमारे लिए मुश्किल होती, और सिर्फ 2 आदमी के समर्थक प्रस्तावक बनने से कोई इलेक्शन ना जीता ना हारता, और 625 जो आदमी हैं वो उनको वोटिंग दे करके जिताएंगे और आएंगे, और ये मेरे को सरल बनाएगा ताकि मैं किसी का भी फार्म रिजेक्ट नहीं करूँगा। जिस और हम जा रहे हैं कि फार्म रिजेक्ट करना है, अगर आप फार्म देखेंगे, ये फार्म है, इस फार्म को अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने कोई एफिडेविट भी नहीं मांगा, हमने सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन मांगी है, और एक ये फार्म लेस देन 1 मिनट से में आदमी इसको भर के जमा करा सकता है, लेस देन 1 मिनट में। तो ये हमने अपनी तरफ से फैसिलिटीज़ दी है, जिसके लिए मैं सारी चुनाव समिति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसमें हमारे बड़े भाई राजेश अग्रवाल जी, शिव कुमार जी, अंशुल जी, और हमने विशिष्ट सहयोगी के रूप में इस बार हमने भारत भूषण जी को भी लिया है और जयप्रकाश जी को भी लिया है। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जो भूषण जी हम लोगों को साथ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्रदीप जी, चलते चलते और अंतिम सवाल एक से और मैं जानना चाहूँगा। हालांकि ये चुनाव से संबंधित ये मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके नया बाज़ार से आपके जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों से संबंधित ये मुद्दा है। जीएसटी का मामला है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? गत दिनों से जो जीएसटी का मामला चल रहा है, इस पर आप क्या विचार रखेंगे? रंजन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और मेरे को बहुत खुशी है कि भाई इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी जितनी भी हमारी इलेक्शन जो समिति है, ये भी हमारे पल्सेस एंड बीन्स इंपोर्ट एसोसिएशन के ऑफिस बियरर्स हैं, हमारी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है। अभी गवर्नमेंट ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ने और उसका जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने, उन्होंने अपने कमेंट्स मांगे हैं। वो जो प्रोविज़न 3A-B-C है, जो अभी तक इन्होंने अलाउ किया था, उसमें मेनली नट सेल में समझा जाए तो 25 किलो या इससे ऊपर की जो पैकिंग थी वो जीएसटी के परव्यू से बाहर थी, और 25 किलो तक की जो पैकिंग है वो जीएसटी के परव्यू में आती थी। लेकिन अब ये अमेंडमेंट कर करके जो भी पैकिंग 25 किलो या 25 किलो से ऊपर हो, उस पर भी जीएसटी लगाने जा रहे हैं फॉर द रिटेल पर्पस, जो कि कंज्यूमर को माल बिकता है। अब अगर ये 25 किलो से ऊपर कोई भी रिटेल पैकिंग होती है जो कंज्यूमर को जाती है, तो उसके ऊपर अगर ये उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकते हम कि ये मेंट फॉर होलसेल है, या मेंट फॉर मिलिंग है, या मेंट फॉर एग्रो है। और एग्रो फार्म प्रोड्यूस के लिए इन्होंने 25 किलो या इससे ऊपर की छूट दी है, लेकिन कंडीशन ये दे दी इन्होंने कि अभी एग्रो फार्म प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस एक्ट को, और इसको क्लैरिफिकेशन की बहुत सख्त आवश्यकता है। और मैं सारे व्यापारियों से और सारी एसोसिएशन से यही दरख्वास्त करूँगा कि वो इसको समझें और इसको गवर्नमेंट को अपने कमेंट्स दें। और ऑलरेडी हमने अपनी पल्सेस एंड बीन्स इंपोर्टर एसोसिएशन को ऑलरेडी गवर्नमेंट को कमेंट दे दिया है। राजेश जी, इस मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहेंगे और किस तरह से इस मुद्दे को देख रहे हैं? सरकार ने 29 जुलाई तक इसमें सजेशन अमेंडमेंट करने के लिए जो भी कई चीज़ें मांगी है, जो कि उनको सजेशन दे सकते हैं। इसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, हर इंडिविजुअल भी दे सकता है, संस्थाएं भी दे सकती है। और इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो वर्ड इन्होंने यूज किया है, उसमें खाली हमारा अनाज नहीं आता, फल भी आती है, सब्जियां भी आती है, खाने की हर चीज़ आ गई, पान भी आ गया, सुपारी भी आ गई, चाय भी आ गया। तो इन सारी चीज़ों को करके ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा व्यापारियों के लिए भी, और सरकार के लिए भी मैनेज करना आसान नहीं रहेगा। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इसको वापस सरलीकरण बनाया जाए। अंशुल जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? रंजन भाई, जैसा आप समझते हैं कि जीएसटी वर्ड आते ही सब व्यापारी को थोड़ा सा, हमारे ट्रेड में सब पढ़े लिखे नहीं हैं, सब इस काबिल नहीं है कि ये बिलिंग कर सकें।
तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है हम लोगों के लिए, घबराहट का विषय हो जाता है व्यापारियों के लिए। और जो सरकार अब कानून लाई है, ये मेरे को नहीं लगता कि हमारे यहाँ 1% से भी अधिक लोगों को पता है इसके बारे में अभी। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार हमारे यहाँ की सभी ट्रेड एसोसिएशंस और व्यापारियों को बुलाए, जैसे रिटेलर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, मिलर्स हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, वो सब आएँ और साथ सरकार हमसे समझे कि हमें क्या परेशानी आ सकती है। उन सबको समझने के बाद सरकार कोई फैसला ले, और जब तक कोई फैसला नहीं आता सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और पोस्टपोन करना चाहिए। प्रदीप जी, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, जैसे राजेश जी ने बोला, रंसू जी ने बोला, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लेस देन 1% भी लोग अवेयर नहीं है। लोग अवेयर जब होते हैं जब सडनली कोई चेंज आ जाता है, जीएसटी लगना चालू हो जाता है, और ये इंडिया के लिए बहुत 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 ही सीरियस मैटर है। और ये बहुत बड़ी इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी लिटिगेशन इनवाइट करेगा। ये तो छोटे छोटे गांव में, देहात में भी लग गया एक प्रकार से। इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पैकिंग, अगर कोई भी पैकिंग होती है तो उसमें जीएसटी लग जाएगा। इन्होंने सिर्फ छूट जो दी है वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को दी है। इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर वो होता है जो जैसे होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, वो डायरेक्ट ले रहे हैं, वो फर्दर उसको कमर्शलाइज नहीं कर रहे, वो सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं। और इंडस्ट्रियल कमर्शियल वो होता है जो लेके प्रोसेस करता है। लेकिन उसके लिए भी इस एक्ट में ये प्रोविजन है, उसके ऊपर बैग के ऊपर लिखना पड़ेगा नॉट फॉर रिटेल सेल। तो आगे की जो चेन है, फार्मर से लेकर करके होलसेलर से मिलर से उनके डिस्ट्रीब्यूटर, तो सब पे अगर वो लिख देंगे कि नॉट फॉर रिटेल सेल, तो कंज्यूमर तो लेगा नहीं उसको। तो उनके लिए सेल के लिए बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। और गवर्नमेंट को इसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ सोचना चाहिए। हाँ, हम गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इसको ऑफलाइन ऑनलाइन को एक करना चाहती है, पर ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ साथ गवर्नमेंट को सबसे बड़ा ये चाहिए कि वो डिफाइन करे कि रिटेलर कितनी पैकिंग तक का होता है, कितने किलो की पैकिंग तक होता है, होलसेल कितने पैकिंग तक होता है। जितने भी इंपोर्टर हैं वो माल तो पैक्ड में लाते हैं ना, 30 किलो 50 किलो के लाते हैं। अब वो इम्पोर्टेड माल को जो लाते हैं उसमें कैसे लिखवाते हैं नॉट फॉर सेल, कस्टम कैसे पास कर देगा उसको। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ये खामा खा का हमें लगता है जो एक्ट जो इस टाइम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें कोई लिटिगेशन नहीं है। और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर को बुला करके मीटिंग करनी चाहिए और उसके बाद टिल देन इसको पोस्टपोन करना चाहिए। और 15 दिन में पूरे हिंदुस्तान में जो कम से कम 20 करोड़ आदमी इस एग्रो फार्म प्रोड्यूस से जुड़ा हुआ, 20 करोड़ आदमी, जिसमें से मात्र 20,000 आदमी भी नहीं जानते होंगे कि क्या अमेंडमेंट है। तो ये 20 करोड़ आदमी के लिए 15 दिन में ओपिनियन देना, समझना कोई इतना आसान नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये सब पहली बात तो चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए और इसको एज इट इज जो चल रहा है उसको चलते रहना चाहिए। यही मेरी गवर्नमेंट से प्रार्थना है। दोस्तों, आप सुन रहे थे मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी को, राजेश अग्रवाला जी को, शिव कुमार जी को, अंशुल जी को और भारत भूषण जी को। दोस्तों, इसी तरह ANS मीडिया देखते रहिए और नया बाजार सहित ट्रेड की खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।